वेलकम टू आवर चैनल वी इंडियन ज्यूरिस्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इंडिया में, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर हमारे इंडिया में जो पास होगा वो हमेशा प्रेसिडेंट के नेम पर ही होगा। एज वी नो कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेज होती हैं, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव का होता है टू इम्प्लीमेंट दैट लॉज, और जुडिशरी का होता है टू इंटरप्रेट दैट लॉज। एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ, और जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड है दैट इज प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल, अगर कोई बिल लोकसभा से आया और वो राज्यसभा में जाता है और वहाँ से भी वो पास होके एट द एंड प्रेसिडेंट के पास जाता है, जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करेगा, अपना सेंड नहीं दिएगा, जब तक वो लॉ एंड ऑर्डर जो भी है वो इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं होगा अपनी कंट्री में। हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट को हेड का दर्जा दिया गया है। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ही इज़ द पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव अलॉन्ग विद द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं। जो आर्टिकल 52 to 62 इज बेसिकली डील्स विद द प्रेसिडेंट, बट आर्टिकल 72 ऑल्सो डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट आर्टिकल आता है, आर्टिकल 52, वो ये कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट होना ज़रूरी है। अब आते हैं अपनी आर्टिकल 53 पर, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। क्लोज 1 ऑफ द आर्टिकल 53 जो कि ये कहता है जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव का हेड है, और उसके पास पावर है जो वो या तो खुद एक्सरसाइज करे या इनडायरेक्टली थ्रू देयर सबॉर्डिनेट्स। उसके पास जो है वो पावर ऑफ डेलीगेशन भी है। अब आते हैं सब क्लोज 2 पर। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन। क्लोज 2 ये कहता है कि वो जो है प्रेसिडेंट है वो डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है। ये हमेशा 1 मार्क्स में पूछा जाता है, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, दैट इज़ प्रेसिडेंट। अब आते हैं क्लोज 3 पर। क्लोज 3 ये कहता है नो ट्रांसफ़र ऑफ पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय लॉ। वो जो ये पावर्स है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वो अपनी एक्सरसाइज अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ एक्सरसाइज ज़रूर कर सकता है, बट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अपनी जो पावर जो उसको मिली गई है पार्लियामेंट बाय लॉ से। करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल 54, जो कि ये बताता है प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। जो कि प्रेसिडेंट को हमेशा जो मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज के होते हैं वो हमेशा वही चूज़ करते हैं, वही इलेक्ट करते हैं उसको। और इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन से मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं? वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज। बोथ द हाउसेज मीन्स द राज्यसभा एंड द लोकसभा, एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो प्रेसिडेंट को हम कभी भी डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, उनको हमेशा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, जो कि या तो मेंबर ऑफ द हाउसेज या मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो कि जो सेकंड पॉइंट में स्टेट इंक्लूड्स हैं, वहाँ पर यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं है, बट 17th अमेंडमेंट 1992 में हैज़ इंसर्टेड एन एक्सप्लेनेशन एट द एंड ऑफ आर्टिकल 54, जो कि ये बताता है कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी इज़ इंक्लूडेड इन द टर्म स्टेट। स्टेट में यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड नहीं थी, बट 17th अमेंडमेंट 1992 में दिल्ली और पौंडीचेरी को इंक्लूड किया गया है टर्म स्टेट में। बाकी और कोई यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं है, बट खाली 2 यूनियन टेरिटरी इंक्लूड है, दैट इज़ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 55, दैट इज़ डिस्कस विद द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग जिस वे से प्रेसिडेंट को चूज़ किया जाता है उस पूरे सिस्टम को कहा जाता है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का ये था कि टू इलेक्ट द कैंडिडेट हु इज़ फाउंड टू बी मोर पॉपुलर अमंग द इलेक्टर्स। इसमें क्या होता है, जो वोटर होता है उसको वोटर इज़ एंटाइल्ड टू कास्ट हिज वोट इन ऑर्डर टू हिज प्रेफरेंस। वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने प्रेसिडेंट को चूज़ कर सकता है। अब हमें पता है जो प्रेसिडेंट को चूज़ कौन करते हैं, या तो MPs करते हैं या MLAs करते हैं। जो MLA हर उसमें स्टेट में या तो एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल।
जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें स्टेट्स इंक्लूड्स है, और यूनियन टेरिटरीज़ में कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड्स है जो मैंने आपको पीछे बताई थी, जो कि है दिल्ली एंड पुडुचेरी। और जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन में है वो कभी भी नॉमिनेटेड मेंबर्स कभी भी पार्टिसिपेटेड नहीं करते हैं, हमेशा इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा उसको सीक्रेट बैलेट सिस्टम भी कहा जाता है। जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, और जिसको भी 50% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वही हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाता है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 56, जो कि डील करता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 प्रोवाइड्स करता है कि जो प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच इलेक्ट हो जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 56, जो कि प्रेसिडेंट की टर्म ऑफ ऑफिस की बारे में डिस्कस करता है। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड, ही होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। जो प्रेसिडेंट जो भी इलेक्ट होता है वो ऑफिस में 5 साल के, मतलब उसकी टर्म्स जो है वो 5 ईयर्स है। ही सिट्स इन द ऑफिस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स गिवन नो इलेक्शंस given no new election has taken place or no new president has been elected till then। कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि इलेक्शन नहीं हो पाए नेक्स्ट प्रेसिडेंट के और न्यू प्रेसिडेंट के, तब तक भी वो उस ऑफिस के अंदर बैठ सकता है। जो प्रेसिडेंट है वो अपनी सीट से रिज़ाइन भी कर सकता है, और जो वो रिज़ाइन करके राइटिंग में देगा वो किसको एड्रेस करेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करेगा। ये हमेशा पूछा जाता है कि जब प्रेसिडेंट अपना ऑफिस रिज़ाइन करता है तो वो अपना एड्रेस किसको देता है, तो दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट may also be removed from his office for the violation of the constitution। अगर प्रेसिडेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का वायलेशन करता है तो भी उसको रिमूव किया जा सकता है उसके ऑफिस से, जो कि उसका पूरा जो मैनर है वो किस में दिया गया है, प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। जो प्रेसिडेंट है ही कैन ऑल्सो बी री इलेक्टेड एंड देयर इज़ नो कैप ऑन री इलेक्शन। जो एक प्रेसिडेंट है वो एलिजिबल है फॉर री इलेक्शन, जो कि आर्टिकल 57 में दिया गया है। उसके ऊपर कोई कैप नहीं है, कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक जो पर्सन है वो कितने बार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो इसीलिए अगर ये पूछा जाए कि अब एक जो पर्सन है अगर वो प्रेसिडेंट बन चुका होता है क्या वो री इलेक्ट हो सकता है प्रेसिडेंट के लिए, येस, इसका आंसर है येस कि वो रिलेक्ट हो सकता है। अब हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 58, जिसमें जो बात करता है क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ है तो उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो फर्स्ट है ही शुड बी एन इंडियन सिटीज़न, वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। हिज एज शुड बी मिनिमम ऑफ 35 ईयर्स, जो कम से कम जो उस पर्सन की एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। ही शुड क्वालिफाई द कंडीशंस टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा। उसकी क्वालिफिकेशंस वो ऐसा होना चाहिए कि वो मेंबर बनने के पूरी उसके अंदर क्वालिफिकेशंस है, वो लोकसभा का मेंबर भी बन सकता है, हाउस ऑफ द पीपल भी जिसको हम कहते हैं। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी। जब तक कि वो प्रेसिडेंट है तब तक वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं अपने अंदर होल्ड कर सकता, अपना ऑफिस ऐसा कुछ भी होल्ड नहीं कर सकता जब तक कि वो एक प्रेसिडेंट है। अब हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 59, जो कि प्रेसिडेंट की कंडीशंस के बात करता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। सो फर्स्ट है ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके अंदर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि वो मेंबर बन सके लोकसभा का, बट वो मेंबर नहीं होना चाहिए एट द टाइम कि जब वो प्रेसिडेंट हो। तो ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। If he has been a member of either of the house, he should vacate the seat on the first day as president। अगर वो है भी तो उसको अपने पहले दिन से ही जो अगर कोई पोस्ट है उस अगर कोई सीट है राज्यसभा में या लोकसभा में तो उसको पहले दिन से ही जब से वो प्रेसिडेंट की ओथ लेता है तभी से उसको अपनी सीट जो है वो वैकेंट करनी होती है। नेक्स्ट
ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये हम क्वालिफिकेशंस में भी पढ़ चुके हैं और कंडीशंस में भी है। फॉर हिज रेजिडेंट राष्ट्रपति भवन इज़ प्रोवाइडेड टू हिम विदाउट द पेमेंट ऑफ रेंट, जिसमें प्रेसिडेंट रहता है उसको हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन, और उसको वो विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट मिलता है। पार्लियामेंट डिसाइड्स हिज इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस। जो प्रेसिडेंट होता है एट द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट, जो एक पर्सन को है वो इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेज जो भी मिलते हैं वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन नॉट डिमिनिश हिज इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अगर पार्लियामेंट किसी भी एट द टाइम जो प्रेसिडेंट है तो उसको जो भी एमेलमेंट्स या अलाउंसेस मिले हुए हैं उनको डिमिनिश नहीं कर सकती। ही इज़ गिवन इम्यूनिटी फॉर एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रिस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स। जिस टाइम जो प्रेसिडेंट है एट द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट, अगर उसके ऊपर कोई केस चल रहा है या केस आता है उसके बनने के बाद, तब तक उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी जब तक कि वो प्रेसिडेंट है। उसके बाद हो सकती है, उससे पहले हो सकती है, बट एट द टाइम जब वो प्रेसिडेंट है तब कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। ये उसको इम्यूनिटी मिली है हमारे पार्लियामेंट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको दी है ये वाली। अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट टेक प्लेस एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल ही नहीं सकती, तो अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट की तो बात ही नहीं होती। ओनली सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स, दैट टू आफ्टर गिविंग 2 months ऑफ प्रियर नोटिस। सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती है वो भी कब? जब उसको 2 महीने पहले प्रियर नोटिस गिवन हो। अपना नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 60। जो आर्टिकल 60 है वो ओथ और अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। तो इसमें ये कहता है एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or in the absence of the senior most judge of the Supreme Court। इसमें ये कहता है कि एवरी प्रेसिडेंट, हर एक जो प्रेसिडेंट है और हर एक जो पर्सन है या उसकी जगह जो पर्सन एक्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट जो फंक्शंस डिस्चार्ज कर रहा है, तो बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस उसको ऑथ लेनी होती है। और वो ऑथ किसके सामने लेगा, किसकी प्रेजेंस में लेगा? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेगा। और अगर चीफ जस्टिस एट द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट्स ओथ एब्सेंट है तब सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ओथ लेगा। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो कौन से कोर्ट का जज जो है वो प्रेजेंस होगा एट द टाइम ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट? तो दैट इज़ सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हमारा आर्टिकल 61, जो आर्टिकल 61 बात करता है वो करता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की प्रोसीजर क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो हम प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रिमूव हो सकता है अपनी पोजीशन से अगर वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट होने के लिए एक ही कंडीशन चाहिए जो कि है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा कि डेफिनेशन क्या है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं पर नहीं लिखा। बट अब पार्लियामेंट को जो ठीक लगता है कि अगर कोई PIL फाइल होती है या किसी भी तरीके से अगर पार्लियामेंट सोचती है कि प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है तो ये प्रोसीजर अपनाया जाता है, इनिशिएट किया जाता है। तो हम देखते हैं प्रोसीजर है क्या ये एक्चुअल में। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है? प्रपोजल टू प्रेफर अ चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। जो भी उसने किया होता है वो जो भी उसने उसके खिलाफ जो चार्ज लगे होते हैं, जो भी है उसने जो किया है, जो भी उसने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, उसके जो प्रपोजल है वो आइदर हाउस में ऑफ द पार्लियामेंट में प्रेफर किया जाता है। द प्रपोजल टू प्रेफर अ चार्ज अगेंस्ट द प्रेसिडेंट फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में बी प्रेफर और इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हैं, या तो वो लोकसभा या राज्यसभा में। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो प्रपोजल टू प्रेफर सच चार्ज मस्ट बी कंटेन इन द फॉर्म ऑफ अ रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द नोटिस ऑफ द 14 days। हम रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं किसी भी हाउस में, बट इसकी एक कंडीशन है कि बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 14 days नोटिस। जो ये 14 days का नोटिस है हमें प्रेसिडेंट को देना होता है, उसके बाद ही हम जो है ये रेजोल्यूशन जो है मूव कर सकते हैं पार्लियामेंट में।
जो ये नोटिस है ये या तो ये राइटिंग में हो सकता है और साइंड बाय नोट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस इन विच द रेजोल्यूशन इज टू बी मूव्ड। जिस भी हाउस में ये रेजोल्यूशन मूव किया जाएगा उसके जो मेंबर्स हैं वो 1/4 मेंबर्स ने साइन किया ही होना चाहिए। कम हुए तो वो रेजोल्यूशन माना नहीं जाएगा, वो पास नहीं होगा। अगर 1/4 मेंबर्स जो टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस है, अगर वो चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, अगर उन्होंने साइन किया है तो वो रेजोल्यूशन मूव्ड होगा, पास होगा। द नोटिस मस्ट एक्सप्रेस द इंटेंशन टू मूव सच अ रेजोल्यूशन। नोटिस के अंदर इंटेंशंस हमें एक्सप्रेस होनी चाहिए कि रेजोल्यूशन पास करने का मोटिव क्या है, मेन क्या एम क्या है। सच रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय द हाउस इन विच इनिशिएटेड बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। साइन 1/4 मेंबर्स ने किए होने चाहिए उस रेजोल्यूशन पर, और जो पास्ड होने के लिए कितने मेंबर्स का चाहिए, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये हमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि जो साइन है वो 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, और जो रेजोल्यूशन मस्ट बी पास जो कितना किया गया होगा, ये किया गया होगा 1/3 मेंबर्स के अकॉर्डिंग। व्हेन द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द हाउस इन विच द चार्ज हैज द हाउस, जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है हाउस से, जिस हाउस से भी, अगर सपोज वो लोकसभा में इनिशिएट हुआ है जो बिल है जो रेजोल्यूशन है, और वो राज्यसभा में जाता है अब, तो राज्यसभा की ड्यूटी है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट किया करेगा जो भी उस पर रेजोल्यूशन है कि उस पर जो चार्ज लगे हैं वो सही है या गलत है। ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन द प्रेजिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर एंड टू बी प्रेजिडेंट। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन जो भी चल रहा होगा उस टाइम पे रेजोल्यूशन, प्रेसिडेंट का ये राइट है कि वो उस पर वहाँ पर बैठ सकता है, रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर आफ्टर सच इन्वेस्टिगेशन अगर हाउस को लगे कि जो ये चार्जेस लगे हैं प्रेसिडेंट के ऊपर ये एकदम सही है, देन द इफेक्ट ऑफ मूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस एज फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज तो पास्ड। जैसे ही लगता है कि हाउस को, हाँ, अगर वो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये जो चार्जेस लगे हैं उस पर वो सही पाए जाते हैं, तो उसी दिन से फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेजोल्यूशन इज टू पास्ड उसको रिमूव कर दिया जाता है प्रेसिडेंट को। अब हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 बात करता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसमें ये कहते हैं कि जो इलेक्शन होनी चाहिए टू फिल अ वैकेंसी कोज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। जो इलेक्शन होने चाहिए, जो न्यू प्रेसिडेंट हमें इलेक्ट करना है, वो जो प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट में है उससे पहले होने चाहिए, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। अगर प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट है उसकी 5 years है, तो मान लीजिए कि जो उसका अब जो मंथ रह गए वो 6 months रह गए, तो उससे पहले ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज प्रेसिडेंट मतलब हटा दिया जाएगा, आज जो उसकी जो टर्म है वो ख़त्म हो जाती है और अभी तक हमने जो अपना न्यू प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट भी नहीं किया। जो क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 2 जो ये कहता है वो ये कहता है कि अगर किसी वजह से जो है प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी है वो अराइज हो जाती है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है या उसने रिज़ाइन कर दिया होता है, तब उस केस में जो होना चाहिए 6 months से ज़्यादा नहीं हो सकती वो वैकेंसी। उस हमें 6 months के अंदर अंदर ही अपने न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होता है। अगर जो प्रेसिडेंट हमारा प्रेसिडेंट होगा, अगर वो रिज़ाइन कर देता है, तो अगर वैकेंसी अराइज हो जाती है तब 6 महीने के अंदर अंदर हमें जो अपना न्यू प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करना होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि कब जो है प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट होता है। या तो प्रेसिडेंट की जो टर्म है 5 years वो कंप्लीट हो गए हों, या जो प्रेसिडेंट है अपनी विल से रिज़ाइन कर देता है, और वो किसको देता है मैंने आपको बताया था, एड्रेस किसको करता है, वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर लोकसभा और राज्यसभा में जो भी हमने 61 के अंडर पढ़ा कि अगर इम्पीचमेंट का चार्ज लगा है उस पर, अगर उसको प्रोसेस चल रहा है और उसको रिमूव कर दिया जाता है, तब वेकेंट राइज हो जाती है उसकी पोस्ट ऑफिस। और अगर वो डेथ हो जाती है उसकी, इफ ही डाइज इन द ऑफिस, अगर उसकी डेथ हो जाती है बिटवीन द 5 years, तब वैकेंसी राइज हो जाती है। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स हिज इलेक्शन इज इनवैलिड, अगर सुप्रीम कोर्ट
डिक्लेयर कर देता है कि जो इलेक्शंस हुए हैं प्रेसिडेंट के वो इनवैलिड है, तब भी जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो वैकेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन डिटेल। ओके।